हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशनल कोट है, सपना और लक्ष्य सुनने में तो एक से लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद लगती है और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत लगती है। पहला क्वेश्चन, AI तैयारी सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 72वां, ऑप्शन बी 92वां, ऑप्शन सी 113वां और ऑप्शन डी 131वां। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 72वां। AI तैयारी सूचकांक 2023 में भारत की 72वीं रैंकिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने में इसकी प्रगति को दर्शाती है। 0.49 के स्कोर के साथ भारत विकास की क्षमता को दर्शाता है, जो उच्च चैट जीपीटी जागरूकता और 338 से अधिक AI स्टार्टअप के संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कारकों द्वारा संचालित है। जबकि सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका जैसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं सूचकांक में सबसे आगे हैं। भारत की स्थिति AI अपनाने पर इसके बढ़ते फोकस को इंगित करती है। यह रैंकिंग भारत के लिए मजबूत AI ढांचे विकसित करके और नवाचार को बढ़ावा देकर अग्रणी देशों के साथ अंतर को भरने के अवसरों पर प्रकाश डालती है। भारत की रैंकिंग बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अपने क्षेत्रीय समकक्षों से भी आगे है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली का लोगो और शुभंकर अंगारा के शुभारंभ के साथ अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ऑप्शन सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के 75वें स्थापना दिवस समारोह में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया। कंपनी का शुभंकर अंगारा शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक है, जो कोयला खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण पर रणनीतिक रिपोर्ट और माइन क्लोजर पोर्टल का शुभारंभ टिकाऊ और जिम्मेदार खनन प्रथाओं के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह मील का पत्थर भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थिति को मजबूत करता है। अगला प्रश्न, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2024 का शब्द किसे घोषित किया है? ऑप्शन ए बागी, ऑप्शन बी आवारा और ऑप्शन सी ब्रैट, ऑप्शन डी मूर्ति। का सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रैट। कोलिंस डिक्शनरी के 2024 के वर्ष का शब्द ब्राइट अपने अर्थ में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो एक व्यवहार करने वाले बच्चे का वर्णन करने से लेकर साहसी आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया है। चार्ली XCX के एल्बम ब्राइट द्वारा लोकप्रिय यह परिवर्तन विश्व स्तर पर प्रतिध्वनित होता है, जो आत्म अभिव्यक्ति और विद्रोह की भावना को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस द्वारा इस शब्द को अपनाए जाने से इसके सांस्कृतिक महत्व को और मजबूती मिली। ब्रैट अब एक आत्मविश्वासी सुखवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो भाषा और सामाजिक दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय विकास को दर्शाता है। यह मान्यता भारत पर पॉप संस्कृति के प्रभाव और सांस्कृतिक आख्यानों को आकार देने के लिए शब्दों की शक्ति को उजागर करती है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के कारण 2011 से 2024 तक हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झीलों और अन्य जल निकायों के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? ऑप्शन ए 10.81%, ऑप्शन बी 20.15%, ऑप्शन सी 33.7% और ऑप्शन डी
45.62%। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 10.81%। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण ग्लेशियर झीलों का विस्तार हुआ है। 2011 से 2024 के बीच इन झीलों के क्षेत्रफल में 10.81% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह विस्तार चिंताजनक और पर्यावरण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए के गंभीर निहितार्थ है। यह वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक वृद्धि देखी गई। नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने वाले ग्लेशियर झील के विस्तार से जुड़े संभावित जोखिम को कम करने के लिए इस प्रवृत्ति को समझना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जिसका विषय एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका कहाँ आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी थिम्पू और ऑप्शन डी कोलंबो। का सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशियाई एकता को मजबूत करना और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बुद्ध धर्म की भूमिका का पता लगाना है। नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन का रणनीतिक स्थान बौद्ध विरासत और संस्कृति के केंद्र के रूप में भारत के महत्व को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम की मेजबानी करके भारत अंतर धार्मिक संवाद और सहयोग की बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित प्रमुख हस्तियों की शिखर सम्मेलन में उपस्थिति सार्थक चर्चाओं को बढ़ावा देने और बौद्ध समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में इसके महत्व को उजागर करता है। यह कार्यक्रम एशियाई बौद्ध प्रवचन के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में नई दिल्ली की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न, COP 29 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में होना है। और पॉइंट 2, COP 29 का प्राथमिक लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में तेजी लाना तथा वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। सही कथन चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। COP 29 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षों के सम्मेलन का 29वां सत्र है। यह सत्र 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में होने वाला है। COP 29 का प्राथमिक लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में तेजी लाना और वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। COP 29 में चर्चा के लिए किए जाने वाले मुख्य विषय इस प्रकार हैं। समन्वितियों और कार्यों के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति लचीलापन बनना, जलवायु कार्यवाही के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए, जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली हानि और क्षति को संबोधित करता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सुविधा प्रदान करना। समाचार में क्या था? COP 29 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षों के सम्मेलन का 29वां सत्र है। यह 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में होने वाला है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है। नंबर 2,
इस प्रक्रिया से उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और पानी निकलता है। हरित हाइड्रोजन स्वच्छ तरीके से जलता है तथा केवल जलवाष्प उत्पन्न करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। जिसका सही उत्तर ऑप्शन सी तीनों। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। ऊर्जा भंडारण। हरित हाइड्रोजन को संग्रहित और परिवहन किया जा सकता है, जिससे यह ऊर्जा भंडारण और ग्रिड संतुलन के लिए एक मूल्यवान उपकरण बन जाता है। इस प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में केवल ऑक्सीजन निकलती है, जिससे यह एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा वाहक बन जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ तरीके से जलता है तथा केवल जलवाष्प उत्पन्न करता है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की मौजूदा लागत अपेक्षाकृत अधिक है। हालांकि तकनीकी प्रगति और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं लागत को कम करने में मदद कर सकती हैं। समाचार में क्या था? हिमाचल प्रदेश में केंद्र से कालका शिमला मार्ग पर हरित हाइड्रोजन पर कार ट्रेन चलाने की संभावना तलाशने का आग्रह किया। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का 7वां सत्र आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। इसमें सदस्य देशों के बीच ऊर्जा की पहुंच, सुरक्षा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है और फ्रांस सह अध्यक्ष है, जिसमें 120 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्य चर्चाएं और सौर ऊर्जा की लागू करने में तेजी लाने पर केंद्रित होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ऊर्जा की पहुंच सीमित है। 3 दिवसीय सभा के दौरान उद्यमियों के लिए प्रमुख पहलों, कौशल विकास और सौर ऊर्जा के लिए वित्त जुटाने पर भी अपडेट साझा किए जाएंगे। अगला प्रश्न, किस देश की राष्ट्रीय तेल कंपनी ADNOC ने परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में एजेंटिक AI तैनात किया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन डी कुवैत और ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने ADNOC द्वारा स्वायत्त एजेंटिक AI की तैनाती के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न बुद्धिमत्ता को अपनाने में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। G42 माइक्रोसॉफ्ट और AIQ के साथ एक अभिनव सहयोग का उद्देश्य परिचालन दक्षता और पूर्वानुमान सटीकता में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। AI का लाभ उठाकर ADNOC को भूकंपीय सर्वेक्षणों में तेजी लाने, उत्पादन पूर्वानुमानों को 90% तक बढ़ाने और ऊर्जा संचालन की अनुकूलित करने की उम्मीद है। यह अग्रणी पहल ऊर्जा उद्योग में विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने में एक लीडर के रूप में UAE की स्थिति को मजबूत करती है। इस कदम से वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने के लिए नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहां किया है? ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी ब्रिस्बेन और ऑप्शन डी पर्थ। का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिस्बेन एक रणनीतिक स्थान होने के कारण दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षिक संबंध और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास के रूप में यह
क्वींसलैंड के बढ़ते भारतीय समुदाय, विशेष रूप से छात्रों की सेवा करेगा और भारतीय विरासत को संरक्षित करने वाली पहलों का समर्थन करेगा। यह कदम भारत की अपने प्रवासी समुदाय को पोषित करने और ऑस्ट्रेलिया के साथ लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न, भारतीय तीरंदाज अतनु दास ने किस देश में इंडोर तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास की कांस्य पदक जीत भारतीय तीरंदाजी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्विट्जरलैंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में दास ने पुरुष कांस्य मैच में स्थानीय थॉमस रूफर को 6-4 से हराया। दास की जीत अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है। हालांकि यह सेमीफाइनल में फ्रांस के रोमेन फिचेट से हार गए, लेकिन इटली के एलेसेंड्रो पाओली के स्वर्ण और फिटेज के रजत के साथ दास की कांस्य पदक जीतना इस खेल में कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। यह जीत भारत के तीरंदाजों के लिए आगामी 2025 सीजन में मजबूत प्रदर्शन करने का मंच तैयार करती है। मित्रों, इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।